अब आना चाहिए। यस। हेलो। ओके, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नींद हो गई अच्छे से ऐश्वर्या? ओके, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आ रहा है। कैसा रहा दिन आज? पहला दिन तो आया, वैसा क्या है आज का दिन? कैसा रहा? फर्स्ट क्लास। क्या खाया खाने में? टिफिन लाया आज? अच्छा, आज जूस वगैरह नहीं है, बर्गर नहीं? आज कुछ नहीं। ओके। अच्छा, एक ही दिन का। तो अभी मुझे बोलो, आज आप लोगों का जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए, CRI, RCD और गवर्नेंस, हमारे इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम CRI का जो हमारा कल का डिस्कशन, जस्ट वार्म अप डिस्कशन हुआ था, आज मैं आपको CRI के बारे में रूबरू कराता हूँ, RCD के बारे में बताता हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, बिकॉज आप आए हो तो आपको RCD के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एंड जैसे कि कल का सेशन हमारा हुआ था, आप सबने महबूब की एक बात सुनी होगी कि मॉड्यूल 1, 2, 3 में से 9 सब्जेक्ट्स में से सबसे छोटा मॉड्यूल RCD का है, बट सबसे डिफिकल्ट टू स्कोर सब्जेक्ट RCD, सबसे डिफिकल्ट आउट ऑफ ऑल द 9 सब्जेक्ट्स। एंड अक्सर स्टूडेंट उसके मॉड्यूल के उस पेजेस को देखकर सोचते हैं कि RCD कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, बट आई विल से आई बीन टीचिंग दैट इट इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स टू आउट परफॉर्म, टू स्कोर 60+. You can score 40, but 60+ is very difficult because every chapter of RCD is equally important. जैसे हम CRI में कहते हैं वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, भले ही सिलेबस वास्ट है। गवर्नेंस में कह सकते हैं, फंडिंग में आपको सर बता देंगे लिस्टिंग के बारे में, लिस्टिंग 40 मार्क्स के लिए आता है। RCD में ऐसा नहीं है। तो हम लोग आज के सेशन में पहले CRI का हमारा डिस्कशन करेंगे, फिर RCD का डिस्कशन करेंगे, और अगर वक्त मिला तो जो हमारा कल का गवर्नेंस का डिस्कशन थोड़ा सा एंड रहा था एथिक्स के बारे में, वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ, फिजिकली मेंटली बोथ? एक बार जय माता दी बोल दो। जय, ऐसे एकदम एनर्जेटिकली आना चाहिए अंदर से, मैंने बोला इसलिए नहीं आना चाहिए, जय माता दी। यस, वो ऐसा शर्माने का नहीं, बिंदास बोलने का। ठीक है, ओके। सबसे पहले जो हमारा कल का डिस्कशन था, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये टर्म हम पहले आपके नोटबुक में आप लिख लो, हमें अभी के सेशन में क्या देखना है आप लिखो। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जनरल मीनिंग, एंड स्पेसिफिक मीनिंग। दोनों, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इस टर्म का जनरल मीनिंग और स्पेसिफिक मीनिंग दोनों देखेंगे। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स और विल से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने से क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन दिस जनरल मीनिंग। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, यस एनीवन? फर्स्ट लेक्चर भूल जाओ,
बोलो मुझे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, कॉर्पोरेट इस वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए? कंपनी, एंड रिस्ट्रक्चरिंग, करेक्ट, रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम जब कहते हैं तो कंपनी का क्या हो रहा है? रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट फॉर, हम लिखेंगे, बोलो, कल कहा था ना मैंने, टू अचीव, या फॉर, टू लिखो, टू अचीव बेटर, टू अचीव बेटर एफिशिएंसी। आप लोगों ने गवर्नेंस के डिसीजन मेकिंग को मिक्स कर दिया सीआरआई के अंदर। टू अचीव बेटर एफिशिएंसी एंड, बोलो, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। भैया किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने का कोई इंटेंशन होगा तो वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग उनको क्या देना चाहिए? बेटर एफिशिएंसी एंड बेटर प्रॉफिटेबिलिटी दिलाना चाहिए। एट द सेम टाइम द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग विल ऑल्सो बी डन टू अडॉप्ट टू द डायनामिक, बोलो, एनवायरमेंट, फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। डायनामिक एनवायरमेंट को अडॉप्ट करना, यह भी इंटेंशन होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के पीछे का, टू अडॉप्ट टू द डायनामिक एनवायरमेंट। तो जनरली हम कहेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? भैया एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी दिलाएगा, नंबर 1। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को बेटर प्रॉफिटेबिलिटी दिलाएगा, नंबर 2। एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग उस ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करेगा। अगर प्रैक्टिकली हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे समझने की कोशिश करें तो रिसेंटली अभी फ्रेश एग्जांपल अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया, जो अपने आप को इस टेलीकॉम सेक्टर के अंदर से बचाने की कोशिश कर रही है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश कर रही है। अब उनका मेन मकसद क्या है कि भैया वोडाफोन आइडिया अपने आप को कैसे भी करके एफिशिएंट बनाना चाहती है, प्रॉफिटेबल बनाना चाहती है। और ये जो टेलीकॉम सेक्टर में कहीं ना कहीं एयरटेल और हम कह सकते हैं जियो का जो मोनोपोली हुआ है, उस मोनोपोली को वो डायनामिक उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से इनकी प्राइस, कब वोडाफोन आइडिया प्रॉब्लम में आया? जब जियो मार्केट में एंटर हुआ, करेक्ट? मतलब प्राइस वॉर की वजह से वोडाफोन आइडिया प्रॉब्लम में आया। तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है, इसके लिए राइट नाउ वोडाफोन आइडिया इज गोइंग थ्रू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग फेज। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग तभी होता है व्हेन ऑल इज नॉट वेल, अक्सर, बट द आंसर इज नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम कहते हैं जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है तब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत तो पड़ती है, बट व्हेन ऑल इज वेल एट दैट टाइम आल्सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी डन। व्हेन ऑल इज वेल एट दैट टाइम आल्सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी डन। यू हर्ड इट राइट। काफी कंपनीज व्हेन ऑल इज वेल उस वक्त बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करती है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंदर कंपनी करती क्या है? अपना जो लॉन्ग टर्म इक्विटी का जो डिविडेंड बर्डन है उसे कम करने के लिए कंपनी इक्विटी का बायबैक कर रही है, यस और नो? तो वहां पर भी जब कंपनी इक्विटी शेयर्स का बायबैक करती है, इट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग, इट कम्स अंडर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो एक चीज समझना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज नॉट ऑलवेज डन व्हेन ऑल इज नॉट वेल, इट कैन बी डन व्हेन ऑल इज वेल ऑल्सो। हाँ, बट जनरली हम कहते हैं कंपनीज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों इतना फॉलो करने लगी, वाई कंपनीज वांट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? तो जिसको कल के डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं, मैंने कल कहा था 1991 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले इंडिया में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बहुत रेयरली होता था। अब ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बहुत रेयरली होता था मतलब क्या? मर्जर्स, एक्विजिशंस, अमालगमेशंस बहुत रेयरली होते थे। रीजन बीइंग उस वक्त इंडस्ट्रियल राज था, गवर्नमेंट के पास हर पर्टिकुलर बिजनेस को, इंडस्ट्री को परमिशन लगते थे। नया कंपनी, नया एक्सपेंशन करना है तो यू हैव स्टडीड दैट मे बी इन ईसीएल इन द ओल्ड सिलेबस। एक एक्ट था इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट 1952, जिन्होंने ओल्ड सिलेबस किया है
CS एग्जीक्यूटिव का, उनको एक एक्ट था, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट 1952, जो 1991 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसे आ गया, LPG आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट के लिए ओपन कर दिया। और यू ऑल आर अवेयर, इंडिया में उस 1991 से पहले फिएट, प्रीमियर, पद्मिनी एंड मारुति, ये दो ही ऑटोमोबाइल कंपनीज थी। 1991 के बाद होंडाई, होंडा, और आज 2021 में हम कहेंगे हर वर्ल्ड की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है। तो जैसे से कंपटीशन बढ़ने लगा, जैसे से कंपटीशन बढ़ने लगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सामने गुरु मंत्र आने लगा। अब जो मारुति कंपनी का एक समय पर 80% मार्केट शेयर हुआ करता था, आज वही मारुति कंपनी लगभग लेस देन 50% मार्केट शेयर पर आ गई है। तो हमें ये समझना होगा कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज इसलिए करने लगी टू अडैप्ट देमसेल्फ टू द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट विच वाज वेरी डायनेमिक। आए दिन सेक्टर्स में कंपटीशन की वजह से हम कह सकते हैं बिजनेसेस जो अच्छे खासे वेल सेटल्ड बिजनेसेस थे वो बंद हो गए। इफ यू आस्क मी, मोटोरोला कंपनी आपने सुना है? यस, यू हैव हर्ड अबाउट नोकिया, यस और नॉट? तो अगर नोकिया ने समय पर अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर लिया होता तो उनकी आज माइक्रोसॉफ्ट को बेचने की उनको नौबत नहीं आती। यस और नो? सैमसंग ने जब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंटर किया, उस वक्त नोकिया का मार्केट शेयर हाईएस्ट था, पीक था मोबाइल सेगमेंट में। एट द सेम टाइम मोटोरोला कंपनी पेजर, यू हैव हर्ड अबाउट द वर्ड पेजर? पेजर बिजनेस में थी, उनका डोमिनेंट मार्केट शेयर था मोबाइल आने से पहले, मोटोरोला एंड सीमेंस। बट उन्होंने पेजर बिजनेस को इतना लॉन्ग टर्म विजन दे दिया कि उन्होंने सोचा नहीं कि पेजर को कोई रिप्लेसमेंट आ सकता है। आज जैसे कल के डिस्कशन हमने कहा था, टेस्ला कंपनी ने ड्राइवरलेस कार्स लाई है, जिसके ऊपर BMW, मर्सिडीज, जनरल मोटर्स, ये बड़ी बड़ी टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज ने कभी काम किया ही नहीं और सोचा भी नहीं था। आज टेस्ला कंपनी के ड्राइवरलेस कार आने के कारण, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने के कारण इन कंपनी का सर्वाइवल खतरे में आ गया। मतलब क्या? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हर वक्त 24/7, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक ऐसा टर्म है आज इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, हर कंपनी को उसको लेकर दे कांट निग्लेक्ट इट। तो सर ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हमने एक समझा, व्हेन ऑल इज नॉट वेल एंड ऑल इज वेल, दोनों वक्त होता है। तो इसको हम अगर स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करें, व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो हम कहते हैं ये कलेक्टिव टर्म है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ कलेक्टिव टर्म for a variety of business transactions. And which are the business transactions? Mergers, acquisitions, amalgamations, compromises, arrangements, reconstruction. इन सब के लिए एक कलेक्टिव नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। आई रिपीट, इट इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर द वैरायटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शंस? मर्जर्स, एक्विजिशंस, अमालगमेशंस। कैसे याद रखना है? मर्जर्स, एक्विजिशन, अमालगमेशन। मर्जर्स, एक्विजिशंस, अमालगमेशंस, अरेंजमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन आप सबने सुना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सुना है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। जब एक कंपनी के अंदर जब कुछ सही नहीं चल रहा होता है, कंपनी खुद अपने आप को उस माहौल में और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बचाने की जब खुद कोशिश करती है, उसे कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपने अकाउंट्स में एक टॉपिक था अमालगमेशन, अगर आपने कभी पढ़ा है तो अमालगमेशन टॉपिक में आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का जो इक्विटी का पेड अप फेस वैल्यू है उसे कम कराती है, प्रेफरेंस होल्डर्स की फेस वैल्यू कम कराती है, क्रेडिटर्स के ड्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और जो पैसा कंपनी को वहां से मिलता है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट होता है। सुना है कि नहीं कभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? इंटरनल मतलब क्या? जब एक कंपनी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, वेराज जब कंपनी अपने आप को बचाने की कोशिश करने में नाकामयाब हो गई, उस वक्त कंपनी किसी बाहर वाले को अपना बिजनेस बेच देती है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो मैंने कहा ये रिकंस्ट्रक्शन वर्ड का मीनिंग बताया, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आता है। तो अगर मैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर मां बताऊं तो मर्जर्स, एक्विजिशंस, अमालगमेशंस आ रहे, और मां के आगे मैं बता रहा हूं कार, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो मां की कार, व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? मां की कार है, भूलोगे नहीं कभी आप। और वो एक कलेक्टिव टर्म है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ कलेक्टिव टर्म ऑफ मां की कार। तो लिखो
कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग is a collective term for a variety of different business transactions, for a variety of different business transactions, comma, like, बोलो क्या है, मां की कार, तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे, लाइक मर्जर्स, अमालगमेशंस, एक्विजिशंस, मां हो गया, और उसके बाद कार में कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट, और उसके बाद एंड में क्या है, रिकंस्ट्रक्शन। ओ माय गॉड सर, ये कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन जैसे आपने लिखा, हमें हमारे कंपनीज एक्ट के एक चैप्टर की याद आ गई। कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमालगमेशन आपने चैप्टर पढ़ा है कि नहीं, सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 250 तक, 40 तक, अरे पढ़ा है कि नहीं। तो कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशंस जो चैप्टर आपने सी लॉ में पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में, इस सीआरआई का वो बेसिस है, रीढ़ की हड्डी है, इफ यू आस्क। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, जिस तरह से हम लोग सेक्शन 230 से 240 पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द रूल्स, आई बेट ऑन दिस, आपने एग्जीक्यूटिव में किसी से भी पढ़ा होगा, इतना भारी आपने नहीं पढ़ा, आई कैन बेट ऑन दिस। कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट, अमालगमेशन चैप्टर ये पूरे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का बुनियादी ढांचा है, बेसिस है। जिस स्टूडेंट को ये चैप्टर अच्छे से आ गया, मैं कह रहा हूं 13 चैप्टर्स जो सीआर के हैं, कितने 13 चैप्टर्स जो सीआर के हैं, उसमें से 50% सिलेबस आपके जो सीआर के 6 to 7 चैप्टर्स आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अगर आपने सेक्शन 230 से 240 को समझ लिया अलॉन्ग विद द रूल्स, एनसीईआरटी रूल्स 2016 हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने एक जनरल मीनिंग देखा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। जनरली हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को कहते हैं क्या, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी फॉर बेटर एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू हेल्प द कंपनी टू अडॉप्ट द डायनामिक एनवायरनमेंट, ये जनरली कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। उसका स्पेसिफिक मीनिंग देखा, इट इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर वैरायटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दैट इज मां की कार, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है। मैं आपको अगर हमारे सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश करूं तो सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। मैंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपको बताया, मैं आपको ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पहले इफेक्ट्स बताता हूं और फिर इंसॉल्वेंसी में लेकर आता हूं। इफेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर जब रिस्ट्रक्चरिंग होता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है, उसका क्या परिणाम होता है, क्या इफेक्ट होता है, कोई बोल पाएगा मुझे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होने से क्या होगा, वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैं इफेक्ट बता रहा हूं। यू आर टेलिंग मी एफिशिएंसी, वो तो आउटकम है ना, मैं बता रहा हूं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होने से क्या अंजाम आएंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इफेक्ट्स होंगे। देयर विल बी चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, देयर विल बी चेंज इन द शेयर कैपिटल, यस और नो। तो आप लिखो इफेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में फर्स्ट एरो में आप लिखो चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, और क्या कहते हैं उसे हम, शेयर कैपिटल, और यस और नो। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आपने सुना है ना, अमालगमेशन में ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी होती है। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या देती है, परचेस कंसिडरेशन में शेयर्स ऑफर करती है। ट्रांसफरी कंपनी के जब शेयर्स दिए जाएंगे ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को, अरे यस और नो, तो देयर विल बी अ चेंज इन द शेयर होल्डर्स। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के इफेक्ट्स में हम कहेंगे चेंज इन, बोलो, शेयर होल्डर्स। आई होप यू आर देयर विथ मी। अगर शेयर होल्डर्स चेंज होंगे तो विल बी सेइंग देयर इज अ चेंज इन कंट्रोल, चेंज इन कंट्रोल, चेंज इन कंट्रोल होगा तो वी कैन से देयर कैन बी अ चेंज ऑफ बिजनेस ऑल्सो। सर चेंज ऑफ बिजनेस कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर में चेंज ऑफ बिजनेस कैसे होगा।
हमने देखा है 21st सेंचुरी में आज ये ड्राइवरलेस कार्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के आने के कारण आज हर ऑटोमोबाइल कंपनी जो पहले पेट्रोल और डीजल की कार बनाती थी, आज वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर आ गई। और ये सुनो, बिजनेस का जो करने का उनका जो थॉट था, जो अप्रोच था, जो आज से 15 साल पहले डीजल और पेट्रोल की कार बनाना, वो एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया। मारुति कंपनी ने तो अनाउंस कर दिया कि वो एक भी डीजल की कार नहीं बनाएंगे। मारुति कंपनी इज ओनली इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल कार्स। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। और मारुति कंपनी अभी किस में आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में। चेंज ऑफ बिजनेस कैसे होगा कॉर्पोरेट हिस्ट्री में, इसका और एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक कंपनी का नाम सुना, एल&टी कंपनी। एल&टी कंपनी किसके लिए जानी जाती है? किसके लिए जानी जाती है एल&टी कंपनी? इंडिया की नंबर 1 कैपिटल गुड्स, क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी। कैपिटल गुड्स मतलब क्या? जेसीबी मशीन, क्रेन्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो बनाती है। नंबर 1 एल&टी कंपनी है। अब एल&टी कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? कैपिटल गुड्स। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इस एल&टी कंपनी ने अपना एक और बिजनेस एक जमाने में इन द ईयर 1997-98 उनका था, और वो नाम था एल&टी सीमेंट। सीमेंट बिजनेस में भी थी। बट जब एल&टी कंपनी को लगा कि कैपिटल गुड्स बिजनेस में जो उनका मेन कोर बिजनेस है, उस बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, तो एल&टी का जो सीमेंट बिजनेस था, उस सीमेंट बिजनेस में ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे एसीसी सीमेंट, गुजरात अंबुजा सीमेंट, जेके सीमेंट। तो एल&टी कंपनी ने सोचा, जो हमारे रिसोर्सेस विच आर स्कैर्स इन नेचर, जो ऑलरेडी सीमेंट बिजनेस में अंदर कंज्यूम हो गए, ऑलरेडी मेन कोर बिजनेस में अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना उस रिसोर्सेस को रिलीज फ्री किया जाए। तो एल&टी कंपनी ने अपना एल&टी सीमेंट का बिजनेस डिवेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? डिवेस्ट कर दिया, मतलब बेच दिया। और उसको किसने खरीदा? आपने सुना है बिरला सुपर सीमेंट, आदित्य बिरला की कंपनी थी बिरला सुपर सीमेंट। उन्होंने उस एल&टी सीमेंट के बिजनेस को खरीदा, जो ऑलरेडी सीमेंट बिजनेस में थे। अब उनके लिए एल&टी सीमेंट का बिजनेस खरीदना, उनके लिए एक्सपांशन हुआ। बिरला सुपर सीमेंट के लिए क्या हो गया? वो एक्सपांशन हो गया। बट एल&टी कंपनी के लिए क्या हो गया? वो डिवेस्टमेंट हो गया। जब बिरला सुपर सीमेंट ने एल&टी सीमेंट को खरीदा, बाद में उसका नाम चेंज कर दिया अल्ट्राटेक सीमेंट। इंजीनियर्स की चॉइस। आज जो सीमेंट आप खरीद रहे हो ना, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो आज मुझे बोलो, दोनों कंपनीज के लिए, एक के लिए एक्सपांशन था, एक के लिए डिवेस्टमेंट था। और हम कह सकते हैं एल&टी कंपनी का बिजनेस अप्रोच चेंज हो गया। उन्होंने अपने कुछ बिजनेसेस को डिवेस्ट कर दिया और अपने कोर बिजनेस पर फोकस किया। इसके एग्जैक्टली विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो मानी जाती थी एक जमाने में पेट्रोकेमिकल। अरे मैंने कितने तो भी स्टूडेंट्स को पूछा होगा एग्जीक्यूटिव लेवल में और प्रोफेशनल लेवल में भी, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन बिजनेस बता दो, मेन बिजनेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। कोई बोल पाएगा? स्पेसिफिक। मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। माय डियर फ्रेंड्स, द आंसर इज नो। यही रिलायंस की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्री का मेन बिजनेस है पॉलीग्रेन्यूल्स, जिससे प्लास्टिक के सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और उनका इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में इस पॉलीग्रेन्यूल्स बिजनेस के अंदर, वर्ल्ड में केमिकल जो बिजनेस, केमिकल सेगमेंट उनका, उसे ऑयल टू केमिकल कहते हैं, O2C केमिकल सेगमेंट। वर्ल्ड में 95% मार्केट शेयर है, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में। और अगर यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में कोई कंपनी रिलायंस को कॉम्पीट करने के लिए आ जाती है, तो रिलायंस उस पर्टिकुलर कंपनी को पहले वॉच करती है और फिर कुछ दिनों बाद उस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए ऑफर देती है। कंपनी अगर नहीं माने, तो जिस जिस सेगमेंट में, जिस जिस एरिया में वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, उस एरिया में रिलायंस अपने प्रोडक्ट को बिलो कॉस्ट बेचती है। क्योंकि ये नई कंपनी है, दे कांट अफोर्ड। रिलायंस इस बिजनेस में 35-40 सालों से, दे हैव ह्यूज रिजर्व्स। वो साल 2 साल क्या करता है? लॉसेस बेयर करते हैं। फिर कुछ लोग मुझे कहते हैं, सर हमने तो पढ़ा है ना कॉम्पिटिशन एक्ट में, प्रेडिटरी प्राइसिंग, सेलिंग बिलो कॉस्ट। बट दोस्तों, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। यूएस और यूके और यूरोपियन कंट्रीज डेवलप्ड मार्केट्स है, वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। I hope you understand. You have heard about capitalist economy, socialist economy, mixed economy. Yes or no? So there, ये सारी घड़ी एक दूसरे से तार जुड़ी हुई है, आपको समझना है। तो मैं बता रहा था, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर में रिलायंस इंडस्ट्री, जो एक जमाने में ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में जानी जाती थी, आज रिलायंस को रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो इस नाम से जाना जाता है। तो रिलायंस ने अपना बिजनेस का क्या किया है? अप्रोच बदल दिया है। दे हैव डाइवर्सिफाइड।
क्या हम इसको भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मानेंगे? यस। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में सिर्फ चेंज इन शेयर कैपिटल नहीं होगा, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में चेंज इन बिजनेस भी हो सकता है। ये समझाने के लिए पूरा रामायण मैंने बताया आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के इफेक्ट्स में पहले इफेक्ट क्या देखा है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर और शेयर कैपिटल, नंबर 1। नंबर 2, चेंज इन द शेयर होल्डर्स। नंबर 3, चेंज इन द कंट्रोल। नंबर 4, चेंज ऑफ बिजनेसेस। एंड लास्ट नंबर 5, चेंज ऑफ ऑपरेटिंग एंटिटीज। भैया जो एलएनटी सीमेंट, पहले एलएनटी कंपनी चला रही थी, बाद में कौन चलाने लगा? बिरला सुपर, अल्ट्राटेक सीमेंट। चेंज इन द ऑपरेटिंग एंटिटीज। वोडाफोन आइडिया दो अलग कंपनीज थी, बाद में वी बन गई। अरे यस और नो? तो चेंज ऑफ ऑपरेटिंग एंटिटीज, दैट इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। आई होप सब लोग है मेरे साथ, पक्का सबको समझा? तो अगर आपको कोई बोले व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसे कहना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी। स्पेसिफिकली एक कलेक्टिव टर्म है मां की कार का। और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में एग्जैक्टली क्या होता है भैया? चेंजेस होते हैं। चेंजेस कहां पर होते हैं? चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर और शेयर कैपिटल, चेंजेस इन द बिजनेस, चेंजेस इन द ऑपरेटिंग एंटिटीज, चेंजेस इन द कंट्रोल, चेंजेस द कंट्रोल। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा सर, आपने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया, अब इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, उसके बारे में बताओ ना। तो देखो मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, आपने इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। मैं सवाल पूछता हूं आपको, मुझे बोलो इंसॉल्वेंसी इस टर्म में, इंसॉल्वेंसी ये जो टर्म है, इसके अंदर इंडिविजुअल्स आएंगे या कंपनीज आएंगी? इंसॉल्वेंसी इस वर्ड के अंदर इंडिविजुअल्स आएंगे या कंपनी आएगी? हमारा सब्जेक्ट है ना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मैं लिखता हूं यहां पे इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, ग्रुप डिस्कशन नॉट अलाउड। अगर एग्जाम में आईसीएसआई इसको लेकर कोई प्रोविजन कर दे तो उसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे यहाँ पे, डोंट वरी। बट अभी तक कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं है। तो मेरा सवाल आप सबको यह है, इंसॉल्वेंसी, बोलो इंसॉल्वेंसी इस टर्म को हम एक इंडिविजुअल से रिलेट करेंगे या एक बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी से रिलेट कर सकते हैं? बोथ, समवन इज सेइंग बोथ। क्योंकि मैं रुका तो डेफिनेटली किसी ने सोचा सर ने बोथ कहने के बाद भी रुक गए सर, मतलब इट बोथ नहीं होगा आंसर, इंडिविजुअल होगा। अरे बोथ ही आंसर है, बट मैं रुका ना, तो तुरंत हम आंसर बदल लेते हैं। अरे इंसॉल्वेंसी इस टर्म में हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी कैन बी रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, इंसॉल्वेंसी कैन बी रिलेटेड टू बॉडी कॉर्पोरेट्स। बॉडी कॉर्पोरेट्स में कौन आएगा? हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट्स में कंपनी, एलएलपी। वेरी गुड। अब लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल से या अच्छा कंपनी से, बॉडी कॉर्पोरेट से? लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप दोनों बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर इंडिविजुअल्स के लिए क्या है? यस, इंडिविजुअल्स के लिए है बैंकरप्सी। ये आपको समझना है। हमारे सिलेबस में इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप दिया है, सुनो बोलते सर बैंकरप्सी दिया ही नहीं, वो इंप्लाइड है। अगर एक इंडिविजुअल अपने ड्यूज को, अगर एक पार्टनरशिप फर्म, मैं सिर्फ इंडिविजुअल नहीं कहूंगा, एक पार्टनरशिप फर्म भी कहूंगा बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेपरेट लीगल स्टेटस। अगर एक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म अपने ड्यूज को, क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाती है, तो उनका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और उनको एक टाइम दिया जाएगा, ऐश्वर्या, कुछ समय दिया जाएगा। समय कितना दिया जाएगा? कितना दिया जाएगा समय ऐश्वर्या? मैं तुम्हें क्यों पूछा, तुम्हें पता है? जब इंडिविजुअल्स और फर्म अपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे पाएंगे, उनको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया जाएगा। उस टाइम लिमिट के अंदर उन्हें अपने क्रेडिटर्स को पे करना है, उनका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और अगर वो पे नहीं कर पाए तो उन्हें बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाएगा। एक कंपनी, वैसे एक कंपनी जब इंसॉल्वेंसी, एक कंपनी जब अपने क्रेडिटर के ड्यूज दे नहीं पाती है, उस कंपनी का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान कंपनी अपने क्रेडिटर के ड्यूज दे नहीं पाती है तो कंपनी बाद में लिक्विडेशन में चली जाती है और फाइनली कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। आप सबने
पार्टनरशिप फर्म के बारे में सुना होगा कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है और उसके बाद वाइंडिंग अप होता है, सुना है कि नहीं, डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप। वैसे ही कंपनीज का क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है एंड वाइंडिंग अप हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो सर ये जो इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप आपने बताया, हमने ये समझा कि इंसॉल्वेंसी इज द बिगिनिंग, इज द प्रोसेस, इज द बिगिनिंग ना, इंसॉल्वेंसी इज द बिगिनिंग एंड whereas liquidation and bankruptcy is the means जिससे हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या कंपनी को हम क्या करते हैं, लिक्विडेट करते हैं या फिर बैंकरप्ट डिक्लेयर करते हैं, उसके सारे असेट्स को बेचकर लायबिलिटीज पे कर देते हैं। 13 चैप्टर्स है एंड इन 13 चैप्टर्स में मैं आपको बता रहा हूं, एक चैप्टर ऐसा होगा जो इन 13 चैप्टर्स का पूरा हम कह सकते हैं वेटेज एक तरफ 12 चैप्टर्स का और उस एक चैप्टर का वेटेज एक तरफ। 13 चैप्टर में से एक चैप्टर हमारा ऐसा है जिसका अकेले का वेटेज 15 मार्क का है। सीआरआई के आय पार्ट में 50 मार्क का आय है, उसमें से एक चैप्टर ऐसा है जो 15 मार्क के लिए। पिक्चर अभी बाकी है, अभी नहीं बताऊंगा 15 मार्क्स का है। और इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं दोस्तों, सीआरआई के जो 26 चैप्टर्स है, सिलेबस वास्ट है, बट टेक माय वर्ड्स, जिस सीक्वेंस में और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आपको पढ़ना है। सीआर के जो 13 चैप्टर्स है, इफ यू आस्क मी, आउट ऑफ द 13 चैप्टर्स सिर्फ 5 चैप्टर ऐसे है जिनका वेटेज 50 में से 35 मार्क का है, 35 मार्क का। बचे हुए 8 चैप्टर का वेटेज 15 मार्क का है। ये समझने में स्टूडेंट्स के 3-4 अटेम्प्ट चल जाते, जो मैं आपको पहले अटेम्प्ट से पहले बता रहा हूं, बताऊंगा, डोंट वरी, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। तो हमने सीआरआई के 26 चैप्टर्स में से सीआर का मीनिंग देखा, आय का इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप के बारे में समझा। सर हमको ये तो समझ में आ गया आप सीआरआई बहुत अच्छे से भारी से पढ़ाओगे, ठीक है सर, आरसीडी के बारे में बताओ ना। आरसीडी आपने बोला बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मुझे बोलो रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, आपको शुभम सर ने बताया होगा यहाँ पे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं बहुत भारी तरीके से वगैरह वगैरह, लेक्चर्स में बोला होगा, इंटरेक्टिव लेक्चर्स में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, जब मैं वर्ड यूज करता हूं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, मतलब कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का हल निकालना है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के लिए हल निकालना है। तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, इस वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, एनीवन? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किसके बीच हो सकता है? चलो सिंपल टर्म्स में, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किन के बीच हो सकता है? बिटवीन टू बॉडी कॉर्पोरेट्स, व्हाट इज द नेम? अविशा ने कहा बिटवीन टू बॉडी कॉर्पोरेट्स कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होता है, ओके। प्रमोटर्स के बीच में, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ओके, फेयर इनफ। देखो ये मैं बता रहा हूं, जब दो बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में डिस्प्यूट होता है ना अविशा, उसे सिविल डिस्प्यूट कहते हैं, सिविल लिटिगेशन कहते हैं। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट याद करना, हमारा कल का डिस्कशन मैंने कहा था जी टेलीफिल्म्स, जी टेलीविजन, जी टेलीफिल्म्स और उनका वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन्वेस्को, उनके बीच में जो फिलहाल चल रहा है वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट चल रहा है। ध्यान रखना, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स आर कमर्शियल लिटिगेशंस, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स आर कमर्शियल लिटिगेशंस दैट इन्वॉल्व्स बिजनेसेस, they are not related to individuals, they are related to the business of the company, and that particular business, the issues in that businesses are both so complex that they are factually, we can say, correct. मतलब the disputes are factually and legally both correct. They are very complex in nature. मान लो एक कंपनी के मैनेजर ने कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड किया, तो मैनेजर के खिलाफ कंपनी ने जो सूट फाइल किया उसे हम सिविल लिटिगेशन कहते हैं, उसे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नहीं कहते। कंपनी के मैनेजर ने कंपनी के अंदर फ्रॉड किया तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नहीं होगा, उसके ऊपर सिविल लिटिगेशन होगा। तो हम कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किसे कहते हैं, मेरे साथ लिखो वहां पर, आरसीडी के अंदर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट जैनिल ने पूछा है, सर आप हैंड रिटन नोट्स और चार्ट्स प्रोवाइड करोगे क्या, क्योंकि मॉड्यूल बहुत वास्ट है। जैनिल, तुम्हारे सवाल का जवाब हमारे यहाँ पे लाइव में बैठे हुए स्टूडेंट देंगे। क्या करूंगा कि मैं करूंगा? पक्का सबको भरोसा है? जैनिल सबको भरोसा है मुझ पर, तुम भी भरोसा दिखा दो, कोई डोंट वरी। रेडी है जैनिल?
हैंड रिटन नोट्स और चार्ट्स रेडी है, फीस भरो, लेके जाओ। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट refers to commercial litigations that involves business issues which are complex in nature. उसी के नीचे टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। अब ध्यान सुनना, द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट दैट यूजुअली टेक्स प्लेस इज बिटवीन, मैं लिख रहा हूं, बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। मैं इसमें इतना इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी बताने वाला हूं, आप बोलोगे सर माशाल्लाह, ऐसा हमने आज से पहले सुना नहीं था। आपने जनरल मीटिंग्स चैप्टर पढ़ा है ना, सीलो में पढ़ा है आपने, उसमें एक टर्म सुना होगा शॉर्टफॉल ऑफ नोटिस में, डेलिबरेट ओमिशन ऑफ नोटिस, एक्सीडेंटल ओमिशन ऑफ नोटिस। मैं आपको बताऊंगा वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, और वो कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड ये रियल लाइफ स्टोरी है, 2008 की स्टोरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, नंबर 1। नंबर 2, बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। ओ माय गॉड, यहां पर भी मैं एग्जांपल दूंगा। इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट आईटी कंपनीज जिसके मैनेजमेंट चीफ मेंटोर नारायण मूर्ति थे, थे नहीं है, इन्फोसिस कंपनी का हमें एक कॉर्पोरेट डिस्प्यूट दिखेंगे जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के बीच में कैसा है, झगड़ा हो गया। देन नंबर 3, बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देमसेल्स, आपस में भिड़ गए। एंड लास्ट का एग्जांपल आप मुझे दोगे जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। मैंने आपको इसका हिंट ऑलरेडी दिया है, कल के लेक्चर में दिया था, आज भी दिया आपको इसका एग्जांपल। जी टेलीफिल्म्स का याद है ना, इन्वेस्को ग्रुप, इन्वेस्को जो यूएस का एक शेयर होल्डर है, बट इट इज वन ऑफ द वी कैन से प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स है। क्या है? प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स। विल बी डिस्कसिंग दैट टर्म इन गवर्नेंस। देखेंगे हम ये 4 तरह के जो डिस्प्यूट्स है वही कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में आते हैं। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में 2 कंपनीज का बीच का डिस्प्यूट आ रहा है क्या? नहीं। बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, यू ऑल नो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देमसेल्व्स एंड बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। फिर अदर स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट भी आ सकता है। जैसे आपने केन इंडिया एनर्जी कंपनी का नाम सुना नहीं है? केन इंडिया एनर्जी नहीं सुना? अच्छा, केन इंडिया एनर्जी कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक लीगल बैटल जीता, जिसमें यूएस के कोर्ट ने, आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जजमेंट दिया, केन इंडिया एनर्जी से हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स वसूला था जबरन, तो केन इंडिया एनर्जी ने हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ आर्बिट्रेशन कोर्ट में जब केस किया, वहां पर वो केस जीत गए। तो आर्बिट्रेशन का फैसला एनफोर्स करने के लिए केन इंडिया एनर्जी ने यूएस के अंदर, यूएस बेस्ड कंपनी ना, यूएस के अंदर एयर इंडिया कंपनी की जो असेट्स है उसको फ्रीज करने के लिए यूएस के कोर्ट से ऑर्डर लाया। क्यों? बिकॉज एयर इंडिया वाज ओन्ड बाय गवर्नमेंट जब उस अवार्ड का एनफोर्समेंट करने नहीं दे रही थी तो उन्होंने उस तरह से कोशिश की थी। समय समय पर बताऊंगा आपको, डोंट वरी। लेट अस अंडरस्टैंड बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे बोलो, आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है डेलिबरेट ओमिशन ऑफ नोटिस होने पर क्या होता है, और एक्सीडेंटल ओमिशन ऑफ नोटिस हुआ तो क्या होगा? बोलो। डेलिबरेट ओमिशन ऑफ नोटिस हुआ मतलब डेलिबरेटली अगर आपने मीटिंग का नोटिस नहीं भेजा डेलिबरेटली, तो जो मीटिंग है वो क्या होती है? इनवैलिड होती है। बट अगर एक्सीडेंटल ओमिशन ऑफ नोटिस होता है तो मीटिंग क्या होता है? वैलिड होता है। यू ऑल आर अवेयर? मज्जा सुनो। इन द ईयर 2008, नवंबर 2008 की बात है, उससे पहले 1 साल पहले हम जाते हैं, नवंबर 2007, 11 नवंबर या 12 नवंबर 2007 को नीता भाभी अंबानी का बर्थडे होता है।
नीता भाभी अंबानी का बर्थडे था, 2007 की बात है, शायद 12 नवंबर है, 11 नवंबर है। बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे मुकेश अंबानी जी ने अपने वाइफ को उस 2007 में जेट एरोप्लेन गिफ्ट में दिया था। अगर आपने कभी सुना है न्यूज में वगैरह, जेट एरोप्लेन वाज गिफ्टेड, जेट एयरवेज नहीं है, जेट एरोप्लेन, जेट एयर होता ना, लगभग 250 करोड़ की कीमत थी। सर ये आप हमको क्यों बता रहे हो? वही तो आ रहा है, 250 करोड़ का बर्थडे गिफ्ट था। बर्थडे से कुछ एक हफ्ते पहले मुकेश अंबानी जी ने अपनी खुद की जो होल्डिंग थी रिलायंस पेट्रोलियम कंपनी के अंदर, जो उनकी प्रोमोटो होल्डिंग थी, उन्होंने वो अपने शेयर्स 290 रुपीज, कितना 290 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अपने शेयर्स बेच दिए थे, 290 के हिसाब से बेच दिए थे। अब आप सबने सेबी एक्ट में पढ़ा है, प्रमोटर्स का डिस्क्लोजर करना पड़ता है। प्रमोटर्स अगर स्टेक बेचेंगे, उन्होंने अपने शेयर्स बेचकर प्रॉपर डिस्क्लोजर कर दिया था कि भैया मैंने अपना इतना स्टेक बेचा है, रिलायंस पेट्रोलियम का 290 रुपए में पर शेयर के हिसाब से बेचा है। ये 2007 नवंबर की बात है। 290 रुपए में जब उन्होंने बेचा, उसके बाद जनवरी 2008 में 2 महीने बाद उस शेयर का हाईएस्ट प्राइस लगा 295 रुपीज, रिलायंस पेट्रोलियम का कितना 295, उन्होंने बेचा तो 290 में। वो आईपीओ में दिया था 3 साल पे, 2 साल पहले आईपीओ में आया था 60 रुपए में, कितना 60 रुपीज में आईपीओ आया था उनका, 60 रुपीज में 290 में बेचा, हाई कितना लगा 295। जनवरी 2008 में इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉल शुरू हो गया, 21,200 जो सेंसेक्स लगा था जनवरी 2008 में, वो मार्च 2008 में सेंसेक्स आ गया, मार्च से अक्टूबर के बीच में सेंसेक्स आ गया 7,700 पर, कितना 7,700 पर मार्च 2008 में। 21,200 का सेंसेक्स 14,000 पॉइंट डाउन। लिसनिंग ना, रिलायंस पेट्रोलियम का शेयर जिसका हाईएस्ट प्राइस 290 रुपए 295 लगा था, वो मार्च 2008 में आ गया गिरकर 65 रुपए पे आ गया, कितना 65 रुपीज। मुकेश अंबानी ने जितने अपने शेयर्स बेचे थे उतने वापस खरीद लिए 65 रुपीज में, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी डिस्क्लोजर दे दिया, फॉलो कर दिया। अब मुंबई में कुछ पढ़े लिखे शेयर होल्डर्स थे जो काफी इस चीजों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और उनका भी इन्वेस्टमेंट था रिलायंस के शेयर्स में। 2008 की जब एजीएम हुई रिलायंस कंपनी की एजीएम, उस एजीएम में ये ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स प्रॉपर पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन लेकर शेयर होल्डर्स मीटिंग में पहुंचे। जैसे मुकेश अंबानी चेयरमैन स्पीच देने के लिए खड़े हुए, इन शेयर होल्डर्स ने हाथ ऊपर किया और कहा, बिफोर यू गिव योर चेयरमैन स्पीच, हमें इन सारे मित्तल चेंबर्स मुंबई के नरीमन पॉइंट में जहां पर उनका एजीएम हुआ था, वहां पे उन्होंने कहा हमें इन सारे आए हुए शेयर होल्डर्स को कुछ दिखाना है। नो वन वाज अवेयर इनके पास क्या है क्या नहीं। ये प्रेजेंटेशन लेकर आया, पीपीटी लगाया और कुछ 2-3 शेयर होल्डर्स ने जिनको रिप्रेजेंट किया इन सबको, उन्होंने बताया कि मुकेश अंबानी ने अपने शेयर्स 2007 नवंबर में बेचे 290 में, उसका हाई लगा 295, मार्च 2008 में वापस खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं। जो बेचा और खरीदने का डिफरेंस प्रॉफिट था वो एग्जैक्टली 250 करोड़ था। और इन शेयर होल्डर्स का कहना था कि इन्होंने जो अपने वाइफ को गिफ्ट दिया एरोप्लेन, वो हमारे पैसों से दिया, खुद के पैसों से नहीं दिया, बिकॉज इनको पता था कि 290 रुपीज के बाद ऊपर वो शेयर नहीं बढ़ेगा, और इन्होंने जब खरीदा उसके बाद वापस वो नीचे नहीं आया, तो इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया, ऐसा इल्जाम मुकेश अंबानी पर लगा था। ये गूगल आउट है। ये पहली बार रिलायंस के इतिहास में ऐसा हुआ था कि मुकेश अंबानी जी को एजीएम छोड़कर वो आग बबूला चले गए थे। ही लेफ्ट द एजीएम इन बिटवीन विद एंग्री फेस, रेड फेस वी कैन से। एंड मुकेश अंबानी भले ही चले गए, उनके चमचे थे, उन्होंने इन सारे शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखा। अब 2009 की जब एजीएम कॉल करनी थी, सारे शेयर होल्डर्स को एजीएम को नोटिस मिला और इन ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को एजीएम को नोटिस नहीं मिला। भले ही नहीं मिला, बट कुछ लोग होते ना, अरे मेरे को मिला तेरे को नहीं मिला क्या, तो इनको पता था कि एजीएम है बट इनको नोटिस नहीं मिला, तो ये वेट कर रहे थे, बिकॉज इनको लॉ पता था, इन्हें पता था कि अगर डेलिबरेट ओमिशन हुआ तो हम पूरी मीटिंग इनवैलिड कर देंगे। तो इन तक खबरी लोग बराबर पहुंचा चुके थे, अरे कल एजीएम में आपको नोटिस नहीं आया, कहते नहीं आया, हम देखेंगे। एजीएम हुआ और अगले दिन उन्होंने सूट फाइल कर दिया, कहते हुए कि द यस्टरडेज एजीएम इज इनवैलिड बिकॉज हमें डेलिबरेटली मीटिंग का नोटिस नहीं भेजा गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कदम आगे थी, उन्होंने कोर्ट में सबूत पेश कर दिया, माय लॉर्ड, कंपनीज एक्ट कहता है जब मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है, डेलिबरेट ओमिशन हुआ तो इनवैलिड है, एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ तो इनवैलिड नहीं है, ये हमारे पास प्रूफ है। हमने पोस्टल डिपार्टमेंट को सारे शेयर होल्डर्स को भेजे हुए नोटिस के उनका स्टैंप है, रिसीट किया हुआ। अब कुछ शेयर होल्डर्स को लेट मिला, इसमें हमारी क्या गलती है? आप सबने कंपनी एक्ट पढ़ा है, इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड, पढ़ा कि नहीं?
Section 20 of the Companies Act said, in case of notice of a meeting, when it is sent, it is deemed to have been served ना 48 hours from the date of dispatch. 48 hours from the date of dispatch. अरे पढ़ेगी नहीं? तो रिलायंस ने इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का स्टैम्प दिखाया, जहां पर सारे शेयरहोल्डर्स के मीटिंग के नोटिस मिले हुए, उनके पास रिकॉर्ड था जिनमें इनका भी नाम था, और कहा इनका एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ, डेलिब्रेट ओमिशन नहीं हुआ, एंड द मीटिंग कंटिन्यूड टू बी वैलिड। जहां पे जिस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयरहोल्डर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्प्यूट्स I can ever discuss with you. There are many other Wipro company का भी केस हुआ था, we can discuss it later once we start our discussion of RCD. Anyways, तो मेरे हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयरहोल्डर्स के बीच में आपको समझा है, बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, इन्फोसिस कंपनी के जो चीफ मेंटोर थे, है मैं सॉरी मैं थे क्यों बोलो, आई डोंट नो, नारायण मूर्ति जी, विशाल सिक्का जो इन्फोसिस के एक समय पर सीईओ थे, उनके और एक बंसल के थे दूसरे डायरेक्टर थे, उनके बीच में आपस में नहीं बनती थी। अब सीईओ की एक डायरेक्टर के साथ नहीं बनती थी, और डायरेक्टर काफी सीनियर थे सीईओ को, तो सीईओ ने उस डायरेक्टर को वॉलंटियर रिटायरमेंट के तहत कॉम्पेंसेशन ऑफर किया 18 करोड़ रुपीस का। 18 करोड़ लो, कंपनी छोड़ दो। समझ रहा है कि नहीं? हम ये सीआर में है, पॉइजन पील वगैरह कहते हैं उसे। बंसल को 18 करोड़ मिल रहे थे, उनका नहीं बनती, उन्होंने कंपनी छोड़ दी 18 करोड़ लेके। बट ये बात नारायण मूर्ति के गले नहीं उतरी, उनको गुस्सा आया, बिकॉज इन्फोसिस कंपनी के पास आज भी 1.5 लाख करोड़ का कैश रिजर्व है। बट नारायण मूर्ति का कहना है, हम गवर्नेंस के अंदर देखते हैं, नारायण मूर्ति का कहना है, द वेल्थ ऑफ द कंपनी इज द वेल्थ ऑफ द शेयरहोल्डर्स, वी आर ओनली द ट्रस्टीज ऑफ दैट वेल्थ। तो उनको ये 18 करोड़ दिया हुआ बहुत बुरा लगा, और उन्होंने विशाल सिक्का को हटा दिया कंपनी के सीईओ के पोस्ट से। और फिर विशाल सिक्का और हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बाकी थे, उनके बीच में कोर्ट में केस चला था। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट उस वक्त कौन थे? सीईओ विशाल सिक्का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देमसेल्व्स। ये तो घर घर की कहानी है, इसके ऊपर एग्जांपल आप चाहो उतने ले सकते हो। बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। तो ये जो इस तरह के डिस्प्यूट्स है ना, ये डिस्प्यूट्स हम यहां पर डिस्कस करने वाले, और हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है ना, वो रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स है, और उसके आगे है नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। भूलना मत, हम आरसीडी कहते हैं, और उसके आगे नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज भी है। मतलब अगर किसी कंपनी ने जो कंपनीज एक्ट के तहत कंप्लायंसेस करनी चाहिए, वो अगर नहीं किए, तो नॉन कंप्लायंसेस करने पर कंपनी के खिलाफ क्या पेनल एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी, और उसके ऊपर क्या रेमेडीज कंपनी के पास है, वो भी हम इस आरसीडी के 9 चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। कितने चैप्टर्स में? 9 चैप्टर्स। 9 चैप्टर्स है, और मैं कह रहा हूं हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अगेन कहूंगा, आरसीडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर स्टूडेंट्स अक्सर उसको लाइटली लेते हैं। आपको फर्स्ट कल के सेशन में महबूब ने कहा था कि आपने टैक्स को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहिए, कहा था ना? वैसे मैं स्टूडेंट्स को हर वक्त कहता हूं, जब भी आप आरसीडी का लेक्चर्स देख रहे हो, आपने आरसीडी के लेक्चर्स देखते वक्त ही आरसीडी की पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। मैं आपको अगेन कहूंगा, आपने सीआर के लेक्चर्स देखते हो, सीआर की पढ़ाई कंप्लीट नहीं भी की, लेक्चर्स देखा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया तो भी चलेगा, बट आरसीडी जैसे सब्जेक्ट में आपने लेक्चर्स के साथ साथ उसकी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। गवर्नेंस को भी आपने लेक्चर्स देखा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया, चलेगा, बाद में भी आप पढ़ सकते हो, बट इन तीनों में से आरसीडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स की ग्रुप 2 में नैया पार कर सकता है या नैया डुबो सकता है। ओके सर, आरसीडी के बारे में आपने बताया, सीआर के बारे में बताया, अच्छा लगा सुन के? अच्छा लगा? अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं आपको गवर्नेंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारे कल के सेशन में हम लोग, क्योंकि टाइम वाज नॉट देयर, तो हम लोग रोक चुके थे डिस्कशन बीच में। गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स आपका पेपर 1 है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने इस सब्जेक्ट को लाइटली लिया तो आप दिमाग में ये फिक्स कर लो कि आपका मॉड्यूल 1 एग्रीगेट में लटक जाएगा। मॉड्यूल 1 में टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे सीएस के स्टूडेंट्स अक्सर कोशिश करते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने की, बट अगर वो नहीं हो पाया, जिसमें से 10 में से 7 to 8 टाइम्स ऐसा चांस होता है टैक्स में आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे, बिकॉज दैट पेपर इज ऑलवेज ट्रिकी फॉर द सीएस स्टूडेंट्स, कितना भी वो स्मार्ट वर्क कर ले। ड्राफ्टिंग, क्या बता रहा हूं मैं? ड्राफ्टिंग और गवर्नेंस, ये मॉड्यूल 1 के 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो मॉड्यूल 3 के 2 सब्जेक्ट्स है ना आपके, एमसीएस एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट। मैं आपको आज बता रहा हूं,
बिफोर यू स्टार्ट योर लेक्चर्स, कुछ स्टूडेंट ने मुझे कोई सवाल पूछा था, सर कौन से 5 सब्जेक्ट हमने पहले स्टार्ट करने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं मॉड्यूल 1 का गवर्नेंस, क्या बता रहा हूं, मॉड्यूल 1 का गवर्नेंस, टैक्स आप स्टार्ट करोगे तो एंड तक रखना है। तो मॉड्यूल 1 का गवर्नेंस ऑब्लिक ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस ऑब्लिक ड्राफ्टिंग, और मॉड्यूल 2 में एमसीएस एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऐसे 4 सब्जेक्ट ले लो और मॉड्यूल 2 का कोई भी एक सब्जेक्ट उठा दो। मैंने क्या कहा आपको, मॉड्यूल 1 का गवर्नेंस ऑब्लिक ड्राफ्टिंग, मतलब गवर्नेंस एक दिन एक टॉपिक गवर्नेंस, एक दिन ड्राफ्टिंग, एक टॉपिक ड्राफ्टिंग, एक टॉपिक गवर्नेंस, एक टॉपिक ड्राफ्टिंग, हो गया। मॉड्यूल 1 में और कौन सा होता है, टैक्स। सो मैंने गवर्नेंस और ड्राफ्टिंग को एक ही गिन लिया, ऑब्लिक है ना। एंड मॉड्यूल 2 में एमसीएस एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये हो गए 2, 4 हो गए, और मॉड्यूल 2 का कोई भी एक टॉपिक एक सब्जेक्ट उठाना है, ऐसे 5 सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। और अगर आप जून 22 के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आज से लगभग 80 डेज, 80 to 85 डेज के अंदर आपकी ये 5 सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखकर होने चाहिए, जिसमें इफ यू आस्क मी, अगर आपने मॉड्यूल 2 में से आरसीडी को उठा लिया तो आपका आरसीडी कंप्लीट होना चाहिए, बाकी आपको कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं। ड्राफ्टिंग को लेकर मैडम आपको बताएगी, ड्राफ्टिंग 2013, मैं अभी बता रहा हूं दिसंबर 2013, क्या बता रहा हूं, दिसंबर 2013 से लेकर अभी तक 2021 दिसंबर तक जितने भी ड्राफ्टिंग के पेपर्स आए हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ द ओल्ड सिलेबस ऑल्सो, ओल्ड सिलेबस के दिसंबर 2013 से लेकर दिसंबर 2018 तक के पेपर्स, न्यू सिलेबस स्टार्टेड फ्रॉम जून 19, तो जून 19 से पहले के जो ड्राफ्टिंग के पेपर्स थे वो भी आप यूज कर सकते हो फॉर योर ड्राफ्टिंग स्टडीज। मैं आपको अगेन कह रहा हूं मॉड्यूल 1 के अंदर आपका गवर्नेंस और ड्राफ्टिंग वाकई में स्कोरिंग है, और मॉड्यूल 3 में एमसीएस एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये 4 ही सब्जेक्ट स्कोरिंग है, नो अदर सब्जेक्ट स्कोरिंग। 4-25 झाले रे, नो अदर सब्जेक्ट इज दैट स्कोरिंग। कौन से बताया मैंने, गवर्नेंस एंड ड्राफ्टिंग, और उसके बाद एमसीएस एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट आपको चूज करना है एज पर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्वॉट हर एक का अलग रहता है, आपको पता है, आई हैव एक्सप्लेन दैट इन एग्जीक्यूटिव लेवल। माय स्ट्रेंथ इज माय नहीं बताया था ना आपको, माय स्ट्रेंथ इज माय वाइफ। हमें जिसने पढ़ाया था झावरे सर, नाम सुना है, शिवाजी झावरे सर, जब वो हमें पढ़ाते थे अक्सर वो एक स्टेटमेंट यूज करते थे, मतलब फ्रेंड्स ऑलवेज डू स्वॉट। हम देखिए, यस सर, आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्वॉट। यस सर, माय स्ट्रेंथ इज माय वाइफ। Oh, sir. My weakness is my neighbor's wife. My opportunity when my neighbor is out of station. My threat when I am out of station. और इस तरीके से वो हमें बोलते थे SWOT है, और फिर कहते थे ना 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 ना, I have just explained you to help you understand the meaning of the word SWOT. But if you can use SWOT here, they can use SWOT everywhere. तो आपका भी प्रोफेशनल में कोई सब्जेक्ट स्ट्रेंथ होने वाला है, कोई वीकनेस होने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी होगा, कोई थ्रेट होगा। सो प्लीज, वन मिस्टेक विच यूजुअली स्टूडेंट्स एट प्रोफेशनल विल डू इज दैट दे टॉक विथ पीपल हु आर नॉट सेलिंग इन द सेम बोट। मान लो आपका टैक्स वीक है और आपका फ्रेंड का टैक्स बहुत अच्छा है, और आपने उससे बात की, बोलता मेरे को टैक्स में बहुत मजा आ रहा है, यू फील डिप्रेस्ड, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मेरे को तो टैक्स आ ही नहीं रहा है, इसको तो बहुत मजा आ रहा है, आई एम रॉन्ग समवेयर। Don't do that. And I'll say every student is different. Every student has a different plan. Action plan should be prepared as per your own strengths, weakness, opportunity, threat. But 5 सब्जेक्ट जो कौन से होने चाहिए वो मैंने आपको बता दी। आई होप मेरे गूगल वाले स्टूडेंट्स का भी सवालों का जवाब मिल चुका है। अच्छा, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर? जैनिल भाई, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे एक बार फोन करना, मैं बता दूंगा तुम्हें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेटली कौन सब्जेक्ट बता रहे तुम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन? गवर्नेंस के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबको आइडिया है? ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन। गवर्नेंस हमारा जो सब्जेक्ट है, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स, उसमें गवर्नेंस का वेटेज है 50 मार्क। गवर्नेंस का वेटेज कितना है?
50 मार्क्स, और जिसमें कितने चैप्टर्स है? 12 चैप्टर्स है। रिस्क मैनेजमेंट का वेटेज है 20 मार्क्स, जिसमें कितने चैप्टर है? एक चैप्टर है। क्या बात कर रहे हो सर? यस। कंप्लायंस का वेटेज है 20 मार्क्स, जिसमें कितने चैप्टर्स है? 2 चैप्टर्स है। और एथिक्स का वेटेज है 10 मार्क्स, जिसमें कितने चैप्टर्स है? 3 चैप्टर्स है। और इस एथिक्स के अंदर ही एक चैप्टर है CSR, सुना आपने? हमने पढ़ा है सर, सेक्शन 135, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बताओ ना, CSR ये तो आपने पढ़ा है, बट CSR का अगर मैं आपको पूछूं मीनिंग क्या है, तो कोई बता पाएगा? व्हाट इज CSR? व्हाट इज CSR? हाँ, एनवायरमेंट को कुछ कंट्रीब्यूट करना। काफी लोग सुबह सुबह एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट करते तो उनको प्रॉफिट मिलता है। जो उनके जिस एरिया में कॉर्पोरेट काम कर रही है उसके लिए, हाँ, अच्छा, कंपनी सोसाइटी कुछ ले रही है तो उनका फर्ज बनता है सोसाइटी को कुछ देना है, ठीक है, हाँ। कंपनी सोसाइटी से लैंड, लेबर, कैपिटल सारी चीजें बाहर से लेती है, मैंने कल बताया था, करेक्ट, हाँ। दे मेक प्रॉफिट। हाँ, बट मैं आपको बता दूं, ये CSR टर्म इतना जबरदस्त टर्म है दोस्तों, इसको इंडिया में मैंडेटरी इसलिए करना पड़ा बिकॉज इनिशियली 2008 में जब CSR इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज मेड वॉलंटरी। गवर्नमेंट ने CSR के कंप्लायंसेस वॉलंटियर रखे थे, बट आपको पता है इंडिया में जब तक कोई चीज कंपलसरी होती नहीं, वो फॉलो होती नहीं। बाद में CSR के वॉलंटरी गाइडलाइंस को मैंडेटरी किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 इंट्रोड्यूस कर। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस कंपनी का CSR होगा उस कंपनी से सोसाइटी किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और केस स्टडी आपको बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको। पुणे के अंदर टाटा मोटर्स कंपनी, पिंपरी चिंचवड में, सबने नाम सुना है? One of the largest division of Tata Motors is in Pimpri Chinchwad, Pune. Year 2009, टाटा मोटर्स कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो हड़ताल पर गए थे, स्ट्राइक पर। स्ट्राइक पर जाने का कारण था उनको इंक्रीज इन वेजेस चाहिए था। मैनेजमेंट, जो पुणे के टाटा मोटर्स डिवीजन का मैनेजमेंट था, उन्होंने एम्प्लॉइज के साथ बात की, कुछ महीने भर स्ट्राइक चली, बात की और बात करके सलाह कर दी और उनको कहा कि वेजेस आप हम आपके बढ़ा देंगे। अब एम्प्लॉइज को काम पर आना चाहिए था। एम्प्लॉइज ने एग्रीमेंट के बाद कहा नहीं, ये जो वेजेस दिए वो कम दिए, हमें और ज्यादा वेजेस चाहिए, और फिर से एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर चले गए। और वो स्ट्राइक आगे कुछ और 30 डेज तक चली, 2 महीने तक स्ट्राइक चली। रतन टाटा के कानों तक ये बात पहुंची कि पुणे के पिंपरी चिंचवड में जो हमारा डिवीजन है टाटा मोटर्स का, वहां पर पिछले 2 महीनों से एम्प्लॉइज का स्ट्राइक चल रहा है और एम्प्लॉइज अपने वेजेस को बढ़ाने के लेकर स्ट्राइक कर रहे, ऑलरेडी वेजेस बढ़ा चुके हैं। रतन टाटा ने पुणे विजिट किया, जिस जगह पर एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर थे वहां पर वो गए और उन्होंने एम्प्लॉइज के साथ सिर्फ 2 मिनट बात किया। कितना? सिर्फ 2 मिनट। अगले दिन ऑल एम्प्लॉइज बिफोर टाइम ऑन वर्क एंड रेडी टू वर्क, लेफ्ट द स्ट्राइक, एवरीथिंग। ऐसा क्या हुआ जो रतन टाटा के आने से एम्प्लॉइज स्ट्राइक भूल गए और अगले दिन काम पर बिफोर टाइम आ गए? तो रतन टाटा को जब यह पूछा गया, रतन टाटा कहा आई डिड नॉट फोर्स देम। उन्होंने जब कहा, मैंने उनको कहा देखो मैंने आपकी सारी मांगे देखी है, मैनेजमेंट ने आपके यहां पर ऑलरेडी आपके वेजेस बढ़ा दिए, बट फिर भी आप ज्यादा वेजेस की डिमांड कर रहे हो, वो आपका हक है। अगर आपको वेजेस ज्यादा चाहिए, हमारे हिसाब से आपके वेजेस बढ़ाए हैं, फिर भी अगर आप में से कोई भी स्ट्राइक पर जाना चाहता है बेशक जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं। सिर्फ आप में से एक भी जन अगर कल काम पर नहीं आया तो परसों से मैं टाटा मोटर्स पुणे से शिफ्ट कर रहा हूं। टाटा मोटर्स कंपनी पर लगभग 50,000 फैमिलीज, मैं क्या बता रहा हूं, 50,000 फैमिलीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने ब्रेड एंड बटर के लिए डिपेंडेंट है ऑन टाटा मोटर्स। मतलब एक फैमिली में 4 लोग पकड़ो तो मतलब 2 लाख लोग मिनिमम अपने ब्रेड एंड बटर टाटा मोटर्स कंपनी की वजह से उनको मिलता है पिंपरी चिंचवड एरिया में। अब सोचो ये क्यों पॉसिबल था? बिकॉज ये क्या कर रहा है? अब ये क्यों हुआ? ये इस तरह से क्यों हुआ कि रतन टाटा के कहने पर एम्प्लॉइज काम पर आए? बिकॉज
टाटा ग्रुप ने आज तक सोसाइटी के लिए क्या किया? सीएसआर किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया। जस्ट इमेजिन करो हम सबकी एक कंपनी और हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले गए और हमने एम्प्लॉयज को कहा अगर आप कल से काम पर नहीं आओगे, परसों से हम कंपनी शिफ्ट करेंगे। बोले आज से ही करो। अरे हमने क्या किया एम्प्लॉयज के लिए? तो अगर आपने सीएसआर किया है, अगर आपने सीएसआर किया है, योर रेसिस्टेंस विल बिकम योर रिसोर्स। योर रेसिस्टेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स। जो रेसिस्टेंस एम्प्लॉयज का था वो बाद में क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। और हम कहते हैं सीएसआर क्या है? सीएसआर इज दैट कंपनी इज अ कमर्शियली सक्सेसफुल कंपनी, that company is a commercially successful company which values or works on 3R principle. How many principle? 3R principle. Listen carefully. Respect towards its people, relationship towards the society, and responsibility towards the environment. Respect its people, relationship towards society, and responsibility towards environment. जिस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को कमाते वक्त अपने साथ जुड़े हुए लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखा, सोसाइटी के प्रति अपनी रिलेशनशिप को निभाया और एनवायरमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी फॉलो किया, वो कंपनी को ही हम वाकई में सीएसआर कंपनी कहते हैं। मतलब ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा सीएसआर क्या? नहीं, जिसने एनवायरमेंट को क्या किया है? एनवायरमेंट के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाया है। और इसलिए आज देखो, आज मैक्सिमम कंपनीज किसके लिए काम कर रही है? कार्बन न्यूट्रल। पता है कि नहीं? मैक्सिमम कंपनी जो पोल्यूशन करती है वो आज अनाउंस कर चुकी। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज अनाउंस्ड बाय द ईयर 2030 2030 दे विल बी 100% कार्बन न्यूट्रल। उनका ऑयल टू केमिकल बिजनेस सबसे ज्यादा पोल्यूशन कराता है, बट दे आर वर्किंग ऑन 100% कार्बन न्यूट्रल बिकॉज उन्हें भी पता है कि आने वाले कल में 21st सेंचुरी में उसी कंपनी का सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहेगा जो कंपनी क्या कर रही है? एनवायरमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। मतलब वो कंपनी सीएसआर कर रही है। आज अगर कोई कंपनी सिर्फ सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है और रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पीपल करता है, दैट इज नॉट अ सीएसआर कंपनी। उसे एनवायरमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाना है। और इसलिए मैं जब स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं, दोस्तों मुझे बोलो कितने स्टूडेंट कॉग्निजेंट कंपनी को जानते हैं? कॉग्निजेंट को नहीं जानता है? कॉग्निजेंट किस, बी ऑनेस्ट, कितने स्टूडेंट को नहीं पता है? देखो, वेरी गुड, काफी स्टूडेंट हाथ ऊपर किए। कॉग्निजेंट कंपनी नहीं पता है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को इन्फोसिस कंपनी नहीं पता है? कितने स्टूडेंट्स को इन्फोसिस कंपनी नहीं पता है? देखो, सबको पता है। अब मैं आपको सरप्राइज करता हूं, कॉग्निजेंट कंपनी ये यूएस बेस्ड कंपनी जिसका प्रॉफिट इन्फोसिस से भी ज्यादा है, बट आपको कॉग्निजेंट नहीं पता है। आपको कौन पता है? इन्फोसिस। क्यों? बिकॉज इन्फोसिस ने सीएसआर किया है जिसके मुकाबले कॉग्निजेंट ने अभी तक नहीं किया है। तो लोग जिसके पास ज्यादा प्रॉफिट है उसे याद नहीं रखते, जिसने सोसाइटी के प्रति अपनी रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है उस कंपनी को याद रखते हैं। अगर ये कंपनी के लिए है तो ये इंडिविजुअल्स के लिए भी है, और उसको कहते हैं पीएसआर, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके ऊपर हम एथिक्स के फर्स्ट लेक्चर में जरूर समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। 4:39 हो चुके हैं। That's all for the day. Thank you. Bye-bye. See you. See you tomorrow. Aishwarya. Bye-bye. Feeling fresh? Energetic?